गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर निवेदिता गौतम जुपिटर एकेडमी की तरफ से लेक्चर 2 लेके आपके लिए हाजिर हूँ। लेक्चर 2 में जैसे लेक्चर फर्स्ट हमने पढ़ा था, तो लेक्चर 2 में हमने कहा था कि अब टैक्सोनॉमी को हम डिस्क्राइब करेंगे। टैक्सोनॉमी बहुत ही अरेंजमेंट के और लॉ के बेसिस पे मैंने प्रीवियस लेक्चर जो आप देखेंगे मेरा, उसमें आप देख सकते हैं कि उसको मैंने टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी के लिए हमारे पास दो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, ये रोज का प्लांट है और ये मैरीगोल्ड का प्लांट है। अब हम यहाँ पे लिखता है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने बोला था कि कोई ना कोई प्रिंसिपल चाहिए और कोई ना कोई प्रोसीजर चाहिए, जिसके तहत पहले प्रिंसिपल होना चाहिए, कोई ना कोई रूल होना चाहिए, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए लाइफ को जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, और फिर उसको प्रोसीड करने वाला आदमी होना चाहिए। आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सोच रहा है कि आज मैं जो हूँ कि आज इतना काम कर लूंगा, आज सुबह उठूंगा 5 बजे, फिर रूटीन बनाते हैं बच्चे, फिर 10 बजे तक मैं ये खत्म कर लूंगा, 12 बजे तक ये खत्म कर लूंगा, और वो कोई भी काम नहीं कर पाता। इट मीन्स दैट उसके प्रिंसिपल तो है लाइफ में, पर प्रोसीजर नहीं है। और कोई जो है वो क्या करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन वो काम ढंग से नहीं कर पाता, उसका कोई रूटीन नहीं होता है। वो रूटीन नहीं होने की वजह से ज्यादा काम भी कर सकता था, लेकिन कम काम कर पाता है। ये उसका क्या है, ये उसका प्रोसीजर तो है, पर कोई रूल प्रिंसिपल लाइफ में नहीं है। तो प्रिंसिपल और प्रोसीजर अगर किसी भी चीज में लगाया जाता है, और ये जो थी बातें जो थी, ये कोई बनी बनाई बातें नहीं थी, या इसके लिए कोई बहुत बड़ा बुक्स लिखने की जरूरत नहीं थी, या ये कोई रटने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में कि आप जो है कि याद कर रहे हैं द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। नथिंग, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको तो सबको पता है कि सबके घर में कोई ना कोई कानून होता है और कानून पे काम होता है। घर में खाना बनाने का कानून, हर तरीके से लोग जो हैं अपने अपने प्रिंसिपल को, अपने अपने आइडियोलॉजी को मेंटेन करते हैं। उसी के तहत पे साइंटिस्ट ने भी क्या किया, एक प्रिंसिपल बनाया और उसको प्रोसीड किया, और ब्रांच का नाम क्या रख दिया, टैक्सोनॉमी। आगे हम कहते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये लाइन आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन का जो साइंस होता है उसको भी क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। मतलब जो साइंस है उसके क्लासिफिकेशन को भी टैक्सोनॉमी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है, फिर एक लाइन आता है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मतलब कि पढ़ क्या रहे हैं, जनरली पढ़ते क्या हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई कोई ना कोई रूल बनाओ, और रूल बनाने के बाद उसको प्रोसीड करो, और प्रोसीड अगर करते हो तो ब्रांच को टैक्सोनॉमी कह दो। और बुक्स उठाओगे तो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ जाएगा। अब आपको 3 चीजें, एक ही चीज 3 बार लिखी हुई है, इसका मतलब आपको 3 बार याद नहीं करना है, आपको एक बात समझ लेना है और अपने लैंग्वेज में इस बात को लिख देना है। अगर 11th के स्टूडेंट होंगे या 12th के स्टूडेंट होंगे या नीट बेसिस स्टूडेंट होंगे, तो अगर लिख देते हैं कि एक ऐसा ब्रांच ले रहे हैं हम जिसका कोई ना कोई प्रिंसिपल हो, कोई ना कोई प्रोसीजर हो, और वो साइंस के क्लासिफिकेशन को मेंटेन कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। आगे की तरफ हम चलते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का टर्म, अब यहाँ पे ये भी आपको कभी भी बार बार एक बात तुम लोग याद रखो कि हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि टर्म किसने दिया। इससे 2 क्वेश्चन नीट में होते हैं, और ये याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको इसके नाम को रिवाइज करना है। तो अब जो टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल और प्रोसीजर पे काम किया, उसका नाम एपीडी कैंडली है। आगे कहते हैं कि एपीडी कैंडली ने कहा कि एक बुक मैंने लिखा था, थ्योरी एलिमेंट्री डिला बॉटेनिका, थ्योरी एलिमेंट्री डिला बॉटेनिका, और इस बुक में उन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में चर्चा की थी। और इस बुक में जब उन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, तो उससे डिस्क्रिप्शन के तहत ये बुक जो था वो उन्होंने छापा था, जिसमें उन्होंने टैक्सोनॉमी के तहत बहुत सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखा था, क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का। इस तरीके से भी आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है बीएचयू में आस्क्ड क्वेश्चन है, आप देखिए बीएचयू का कोई क्वेश्चन बैंक पुराना निकालिए और उसमें 2008 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है।
बच्चों क्वेश्चन ओरिएंटेड स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके पास जो मटेरियल जा रहा है, जो मटेरियल आपको मिल रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो वो सारे मटेरियल्स जो होंगे, वो सारे मटेरियल्स में से आपको छांटना क्या है, आपको पढ़ना क्या है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इस तरीके से हम आते हैं एक शॉर्ट से एग्जाम्पल्स की तरफ, जिसका नाम है तिनका। अब जो डूबता है, जैसे कि बहुत सारे अभी बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए, तिनके का सहारा। तो तिनके का सहारा का काम कौन कर रहा है, हमारे चैनल्स काम कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब के वीडियोस काम कर रहे हैं, आपके लिए सहारा का काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अपने पेन और पेपर को लेके बैठते हैं तो आपको पूरी प्लांट डाइवर्सिटी आपकी मुट्ठी में होगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तिनका की बात, तो तिनका में टी क्या है, टैक्सोनॉमी, आई क्या है, आइडेंटिफिकेशन, एन क्या है, नॉमेनक्लेचर, सी क्या है, क्लासिफिकेशन, ए क्या है, एफिनिटी। टी फॉर टैक्सोनॉमी, ये ब्रांच हो गया, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नॉमेनक्लेचर, सी फॉर क्लासिफिकेशन और ए फॉर एफिनिटी। तो इस तरीके से जो है कि आप तिनका से याद कर सकते हैं, इसके सिस्टमैटिक वे को आप कर सकते हैं याद। जैसे टी के बाद आई आएगा, आई के बाद एन आएगा, एन के बाद सी आएगा, ए के बाद ए। कैसे, अभी हम देखते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये प्लांट है, और ये आप मान लीजिए कि आंख बंद करके देख रहे हैं कि ये प्लांट है। अब जब इसको आंख बंद करके आप देखते हैं तो आपको इसका नाम तो पता नहीं होगा ना। अब जैसे ही आपको अगर इसका नाम पता नहीं होगा, इट मीन्स डैट कि इसके बारे में, या आप आंख खोल के भी देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक्स प्लांट है, ये कौन सा प्लांट का नाम आपको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करके हम देखें कि ये प्लांट क्या है, ये प्लांट, ये रोज है और ये डालिया है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर एन फॉर क्या करेंगे, आप इसका नेमिंग रखेंगे कि अच्छा ये रेड दिखता है, इसका इस तरीके का प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसका नाम रख दिए कुछ, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफाई करेंगे। अब क्या ये दोनों एक जैसा है क्या, नहीं, ये अपने रिश्तेदार को खोजेगा और ये भी अपने रिश्तेदार को खोजेगा। तो रोज की तरह दूसरा दिखने वाला जो रोज होगा वो एक ग्रुप में आ गया, और इस प्लांट की तरह दिखने वाला जो प्लांट्स होगा वो एक ग्रुप में आ गया, एंड दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसको क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब प्यार होता है। प्यार मतलब क्या, इनके पूर्वज, इनके एंसेस्टर जो होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, उनके आने का जो व्यू होगा, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन जो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होगा, दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। एफिनिटी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में भी डिफरेंस होता है, जो कि मैं आगे आपको बताती हूँ। आइडेंटिफिकेशन, तो हमने अभी देखा तिनके के बारे में। तो तिनका जो होता है उसमें हमने पढ़ा टी फॉर टैक्सोनॉमी, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नॉमेनक्लेचर, सी फॉर क्लासिफिकेशन, ए फॉर एफिनिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर किसका रहे हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेमिंग कर किसका रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म का नेम कर रहे हो। और जब नेम जान गए हो तो फिर उसका ग्रुप खोजना चालू कर रहे हो। तो जैसे ही ग्रुप खोज रहे हो तो ग्रुपिंग कर रहे हो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जब ग्रुप बन जा रहा है आपका तो उस ग्रुप के साथ दूसरे ग्रुप को खोजा जा रहा है। जैसे अगर हम बोले कि ये प्लांट्स है तो और ऐसे ऐसे प्लांट्स का ग्रुप हम खोजेंगे, और फिर इन लोगों का सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक प्लांट में होता है, वो दूसरे प्लांट्स के साथ रिलेट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन क्या है, इस दोनों के बीच में, दोनों प्लांट के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये दोनों जो है कम से कम प्लांट तो है, तो प्लांट है, एनिमल तो नहीं है दोनों। तो अगर एनिमल नहीं है, दोनों प्लांट है, तो दोनों को क्या रखा जाएगा, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। आगे यहाँ पे आप एक चार्ट की मदद से यहाँ पे देख सकते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आस्क्ड क्वेश्चन है। ये जो तीनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और न्यू सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक क्या होता है और न्यू सिस्टमैटिक क्या होता है, ये दोनों हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो आप टैक्सोनॉमी समझ गए कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का जो टर्म था वो किसने दिया था, एपीडी कैडली ने दिया था। बुक कौन सी थी, थ्योरी एलिमेंट्री डिला बॉटेनिका थी। आइडेंटिफिकेशन इसमें किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, और क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। तो ये आपको चार्ट से आस्क्ड क्वेश्चन है। आगे कहा जाता है सिस्टमैटिक।
अब बोला जाता था, पहले जमाने में भी कहा जाता था, ये सिस्टमैटिक टर्म कोई आसमान से नहीं आया है। ये सिस्टमैटिक टर्म जो है ये बोलचाल में जो हम काम करते हैं, बोलचाल में जो भाषा में हम लोग वर्क करते हैं, वहीं से एराइज करके बनाया गया था। तो ये सिस्टमैटिक का जो टर्म है सिस्टम में चलिए, लोग कहते हैं, लोग पूर्वज भी हमारे कहते थे सिस्टम में अगर कोई चल रहा है, सिस्टम में चलता है तो वो इंसान सक्सेस कर जाता है। तो उसी सिस्टम से क्या हो गया, सिस्टमैटिक वे में चलिए। तो ये कौन दिया था, लीनियस। हर साल नीट ने पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, हर साल सिस्टमैटिक से का टर्म किसने दिया, लीनियस ने। ये इतना बार पूछा गया है और अभी भी बहुत सारे बच्चे जो कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी वजह से, तो उनको ये परेशानी हो जाती है। और नहीं तो वैसे बच्चे भी जो रिवीजन करके जाते हैं और स्टेटमेंट में हेर फेर अगर कर दिया गया, अगर एनसीईआरटी का टू द स्टेटमेंट पूछ दिया गया और वो स्टेटमेंट आपको रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो वहां पे भी आपको गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक से क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन यहाँ भी होगा, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। उसी तरीके से न्यू सिस्टमैटिक है क्या, ये बस एक तरीके से मतलब क्या कहा जाए, पर इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिस्टमैटिक में कुछ नया जोड़ दिया जाए तो उसको क्या किया गया, न्यू सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक जो था उसका टर्म जो था लिन ने दिया था, और लिन ने जब इसके टर्म को डिस्क्राइब किया, उसके बाद इसके पेपर को चुरा के जूलियन हक्सली ने क्या किया, एक ब्रांच में उन्होंने देखा कि जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट, तो लिनियस ने कहा कि जब दो प्लांट एक जगह पे प्रेजेंट है, इट मींस दैट दोनों क्या हैं, एक ग्रुप में इनको रखो। तो मॉर्फोलॉजिकल व्यू से इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी में आप क्या क्या देखते हो, तो आप बोलना कि एग्जाम्पल में हम तीन ही चीज देख सकते हैं, रूट, स्टेम और तीसरा क्या, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ इसका देखें। अब उन्होंने देखा कैसे, मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने देखा इसका रूट है, हाँ रूट है, इसका स्टेम है, देखो इसका स्टेम भी है, इसका लीफ है, इसका लीफ भी है। उसी तरीके से इसमें भी रूट था, इसमें भी स्टेम था, इसमें भी लीफ था। इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, एक ही ग्रुप में इसको रखा जाएगा, ये उन्होंने कहा। तो इस तरीके से जब देखा गया, तो अब आप देखिए जैसे ये टूटा हुआ था और इसमें भी कुछ अगर हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, प्लांट को तोड़ेंगे नहीं, जो नीचे है उसमें से देख लेंगे। तो ये देखिए, अगर इसको आप तोड़ दो ऐसे और इसको भी आप तोड़ दो ऐसे, इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि मॉर्फोलॉजिकली तो ये दोनों प्लांट है, लेकिन एनाटॉमिकली ये क्या है, टू डिफरेंट प्लांट हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल व्यू में आप किसी भी प्लांट को एक ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, उनके एनाटॉमिकल, उनके साइटोलॉजिकल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी आपको देखना पड़ेगा, और उसको देखने के बाद ही आप उसको कहाँ रख सकते हैं। उसी के टर्म को उन्होंने क्या किया, न्यू सिस्टमैटिक जूलियन हक्सली ने दिया था। यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन कर सकते हैं, 1940 में इन्होंने दिया था, ये जूलियन हक्सली ने 1940 में इसके टर्म को दिया था। न्यू सिस्टमैटिक को न्यू सिस्टमैटिक को बायो सिस्टमैटिक भी बोला जाता है। इसमें भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है द मेन फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक एंड न्यू सिस्टमैटिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत अच्छी लाइन है कि जो क्लासिफिकेशन हमको करना है ऑर्गेनिज्म का 1.7 to 1.8 मिलियन या एस्टिमेटेड 70 लाख जो स्पीसीज हैं, उनका जो हमको क्लासिफिकेशन करना है, तो वो हम टैक्सोनॉमी में की मदद से भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक की मदद से भी कर सकते हो, और सिस्टमैटिक की मदद से कर सकते हो, और न्यू सिस्टमैटिक की मदद से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये तीनों का मकसद क्या है, ये ब्रांच बनाने का मकसद क्या है, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक, ये बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, इसको बनाना क्यों पड़ा, तो इसको हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि इससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सके। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे सिस्टमैटिक की। तो सिस्टमैटिक का टर्म पहले हम पढ़ चुके हैं, किसने दिया था, लीनियस ने। आस्क्ड क्वेश्चन है, ये भी आस्क्ड क्वेश्चन है। आगे लिखता है सिस्टमैटिक इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोलिएगा कि आप घर में बैठिए आराम से और किसी चीज को व्यू कीजिए, व्यू करने के बाद बहुत कुछ आपको मिलेगा ऐसा आपके आसपास जो कि सिस्टम में नहीं होगा। तो उसको क्या करिए, आप पहले सिस्टमैटिक कीजिए। सिस्टमैटिक कीजिएगा तो चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी, आइडेंटिफाई होने के बाद उसको नेमिंग करेंगे, नेमिंग करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे कि वो आया कहाँ से है, और दैट इज, इसी ब्रांच को तो सिस्टमैटिक बोला जाता है।
सिस्टमैटिक का जो टर्म है इसको लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड में लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड एक डेड लैंग्वेजेज है और डेड लैंग्वेजेज का यूज साइंटिस्ट करते थे टर्मिनोलॉजी को बनाने के लिए। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं लैटिन वर्ड जो है सिस्टमा से लिया गया। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसका मतलब होता है। और सिस्टमा जो है इसके लिन ने बाद में जाके सिस्टमा नेचुरी एक एनिमल पे बुक भी लिखा था। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक को हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और एक और बात भी आप बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक का मतलब उन्होंने क्या देखा था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही उन्होंने आगे बढ़ाया था और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही मेनली उन्होंने लेके गए और उस वजह से उनको क्या मिला, डिमेरिट्स आया उसमें सिस्टमैटिक में और उसके चलते एक न्यू ब्रांच बनाना पड़ा, दैट इज कॉल्ड न्यू सिस्टमैटिक। ओल्ड सिस्टमैटिक के बारे में अब हम देखते हैं। ओल्ड सिस्टमैटिक का टर्म किसने दिया था? जी सिम्पसन ने। इसमें टैक्सोनॉमी के बारे में और प्लस इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था, लेकिन उन्होंने उसको बहुत आगे तक उसके डिस्क्रिप्शन को समझा वो नहीं पाए थे। आगे लिखा जाता है न्यू सिस्टमैटिक, इसका टर्म नियो सिस्टमैटिक, बायो सिस्टमैटिक, इसको ये सारा कुछ बोला जाता है। जूलियन हक्सली जो था उसने 1940 में न्यू सिस्टमैटिक का टर्म दिया था और न्यू सिस्टमैटिक इसने लिन से क्या किया था, लिन के डिस्क्रिप्शन को देख के एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने देखा कि जहाँ कमी बेसिस है, कमी बेसिस को पूरा कर दिया। मतलब कि उसमें उन्होंने देखा वही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो था तो बिल्कुल सेम था और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रूट स्टेम लीफ की मदद से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमिकल कैरेक्टर को भी ऐड कर दिया। इस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर देखें तो वेरिएशन ऑफ लीफ देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ लीफ दिख रहा है, ये लीव्स में देखिए आप अच्छे से, ये लीव्स में क्या है, ये वेन्स आपको नजर आ रहा होगा अगर अच्छे से आप देखें तो, या अगर आपको यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने घर में आसपास में कोई लीफ ले लीजिए और उसमें आप आराम से वेन देख सकते हैं और वेंटिलेट्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेनेशन जो उन्होंने देखा, रूट स्टेम, ये जो कैरेक्टर था प्लांट का, इसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में रखा गया और न्यू सिस्टमैटिक को मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। आस्क्ड क्वेश्चन है ये। आगे लिखा जा रहा है और यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनल कैरेक्टर के बारे में। तो इंटरनल कैरेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, और एक्सटर्नल कैरेक्टर को क्या कहा जा सकता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर में देखोगे क्या, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू में किसको रखोगे, जाइलम को, और किसको रखोगे, फ्लोएम को। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हो, वैस्कुलर टिश्यू को समझ जाते हो, तो किसी भी प्लांट के सारे एनाटॉमिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जा सकता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर या प्रिमिटिव कैरेक्टर देखा गया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि अल्ट्रा मतलब कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, और अल्ट्रा का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि इसको आप डीएनए के लेवल पे भी जाके आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आप किसी को नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, अगर आप इस दो प्लांट आप देख रहे हैं, इसको अगर हम इसके डीएनए के बेसिस पे क्लासिफाई कर दें तो मोर देन मोर अप्रोप्रिएट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इम्ब्रियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें, फाइलोजेनेटिक बिहेवियर की बात करें, तो इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते थे, क्लासिफाई करते हैं। आगे लिखा जाता है फाइलोजेनेटिक बिहेवियर के बाद टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी में पहला जो है उसको कहा जा रहा है साइटोटैक्सोनॉमी। मतलब कि किसी भी प्लांट को लो, इसके प्लांट्स का, ये प्लांट में से सेल को देखो और सेल देखने के बाद इसके साइटोलॉजिकल बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन एक कागज पे लिख दो और इस डिस्क्रिप्शन के मदद से अगर तुम इस प्लांट को क्लासिफाई कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। इसको क्या कहा जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी। कभी रटने की जरूरत नहीं है। अब आगे लिखता है यूज ऑफ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए अगर जब हम टैक्सोनॉमी का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ क्रोमोजोम का नंबर ले सकते हो, स्ट्रक्चर ले सकते हो, बिहेवियर ले सकते हो। जैसे ही यहाँ पे क्रोमोजोम की बात उन्होंने की, क्रोमोजोम के बारे में उन्होंने कहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी सेल के फुल डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। अगर क्रोमोजोम की बात हो रही है तो डीएनए की भी बात हो रही है, डीएनए की बात हो रही है तो बेस पेयर की बात हो रही है। तो अगर बेस पेयर तक हम चले गए, किसी के केमिकल एनालिसिस तक, अगर हम बायोलॉजी से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में चले जाते हैं, केमिस्ट्री से एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो फिजिक्स में चले जाओगे, और फिजिक्स से भी एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो मैथमेटिक्स में चले जाओगे। और मैथमेटिक्स जो होता है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और इस डिस्क्रिप्शन पे ही पूरा जो यूनिवर्स है उसको बैठाया गया है।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रोमोसोम के नंबर से, स्ट्रक्चर से और बिहेवियर से किसी भी टैक्सोनॉमी को, साइटोलॉजिकल बिहेवियर को समझा जा सकता है। केमोटैक्सोनॉमी। अब केमोटैक्सोनॉमी तो हमने पहले ही बायोमॉलिक्यूल में इतने केमिकल्स के बारे में पढ़ा है और ये भी पढ़ा था कि केमिकल्स जो होते हैं उसी के म्यूटेशन से हमारा क्या बना था, सेल बना था। तो यहाँ पे जो है यूज ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे लिखता है केमोटैक्सोनॉमी। इसको आप ऐसे डिफाइन करो। टैक्सोनॉमी का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, प्रोसीजर होगा और उसको क्लासिफिकेशन करना है। अब हम किसकी मदद से, किसके हेल्प से हम टैक्सोनॉमी को डिफाइन कर रहे हैं? केमिकल की मदद से। जब हम केमिकल की मदद से टैक्सोनॉमी को डिफाइन करने जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड केमोटैक्सोनॉमी। अब कौन से केमिकल्स ले रहे हैं? तो वही केमिकल तुम ले सकते हो जो कि, जैसे कि यहाँ कौन बैठी हुई है, ये एक लड़की है जिस लड़की का नाम था सीता, और ये सीता जो थी, इस सीता के बॉडी में जो केमिकल होगा, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, प्रोटीन, टैनिन्स प्लांट में होता है, याद रखिएगा, अल्कलॉइड्स, तो ये सारे जो हैं प्लांट एज वेल एज एनिमल, यहाँ एक प्लांट भी बना दीजिए, तो यहाँ प्लांट एज वेल एज एनिमल में जो केमिकल्स मिल रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से केमोटैक्सोनॉमी है। आगे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एफिनिटी। तो यहाँ पे एफिनिटी को डिफाइन किया गया है। एफिनिटी का मतलब प्यार होता है। अगर हम यहाँ एफिनिटी की बात करें, जैसा कि हम आगे देख रहे थे, तो एफिनिटी के बारे में अगर इन दोनों के बारे में देखें तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है। किस बेसिस पे देख रहे हैं? इनके सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे। तो इसका सिमिलर कैरेक्टर और इस प्लांट का सिमिलर जो कैरेक्टर होगा उसके बीच का जो एफिनिटी होगा, मतलब कि इसमें रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी स्टेम है, इसमें भी स्टेम है, इसमें लीव्स है, इसमें भी लीव्स है। अब रूट्स कैसा है ये हम अभी नहीं देख रहे हैं, लीव्स कैसा है ये नहीं देख रहे हैं, स्टेम कैसा है, फ्लावर कैसा है ये नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं इसमें भी रूट प्रेजेंट है, इट मींस दैट इसमें भी रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है, लीव्स प्रेजेंट है। तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, दो प्लांट्स के बीच में या दो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर हम सिमिलर कैरेक्टर को देखते हैं तो उसको एफिनिटी कहा जाता है। आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ टू ऑर्गेनिज्म शेयर मोर सिमिलर कैरेक्टर दे आर प्लेस्ड अंडर द सिमिलर ग्रुप। अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने दो प्लांट्स रखा है, अब अगर यहाँ पे एक और रोज का वेराइटी होता या एक और डालिया का वेराइटी होता जो कि थोड़ा डिफरेंस होता डालिया से, तो अगर इस तरीके के प्लांट्स को अगर हम यहाँ अरेंज करते तो हम फिर क्या बोलते, यहाँ पे हम ये बोलते, ये डिफाइन करते कि जितना ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर अगर आप लेते हैं उसको सेम ग्रुप में रखेंगे, और जितना डिसिमिलर कैरेक्टर होगा उतना ग्रुप से वो डेविएट होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है फाइलोजेनेटिक के बारे में। फाइलोजेनी, ये वर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्गेस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अमॉन्ग्स कर दिया ऑर्गेनिज्म, क्यों कह रहा है? मतलब कि अब क्या ये दो प्लांट की बात हो रही है क्या? नहीं, पूरे अर्थ पे जितने भी रोज के वैरायटी होंगे उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ होगा, किस तरीके से वो प्लांट अभी यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, किस टेम्परेचर को ये मेंटेन किया होगा, किस तरीके से ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, किस तरीके से इसको क्या डाला जाएगा, इसमें ग्राफ्टिंग होता है कि नहीं, कटिंग होता है कि नहीं, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीजों को हम कहाँ रख सकते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। एंड दैट इज कैरेक्टर इज कॉल्ड फाइलोजेनी। अभी तो हम दो ग्रुप सिमिलर, अब एफिनिटी और फाइलोजेनी में आप अंतर समझिएगा। एफिनिटी क्या बोल रहे हो कि ये रोज और ये जो डालिया है इसमें जो भी सिमिलर कैरेक्टर है उसके बीच के कैरेक्टर को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एफिनिटी, तो भी आप उसको ग्रुप में डाल सकते हो। और फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ कि आपने इसके बारे में सारा कुछ छान मारा है, टोटल चीज आपको पता है कि इसके बारे में कि आप कहाँ से इसको ला रहे हैं, कहाँ से ये एराइज हुआ, कि कहाँ से इसमें वेरिएशन आया, किस तरीके से इसमें सक्सेशन हुआ होगा, किस तरीके से इसमें इवोल्यूशन हुआ होगा। ये सारे टर्मिनोलॉजी को जब इसने मेंटेन किया तब इसको क्या कहा जाएगा? इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम समझ पाए, इसको हम पढ़ पाए, ये कहा जाएगा।
आगे यहाँ पे कह रहा है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में तुम देखोगे क्या, मेंटेन क्या क्या चीजों को करोगे, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखोगे। अब हो सकता है आप बहुत सारे रोज की वैरायटी को देखते होंगे जिसमें कि प्लांट का जो लीफ होता है, बहुत सारे रोज में मैंने भी देखा है जिसमें लीफ का जो आकार होता है, लीफ जो होता है उसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। उसी तरीके से बहुत एक ऐसा भी रोज का प्लांट मैंने देखा है, मेरे गार्डन में है, तो जिसमें कि बहुत स्मॉल स्मॉल लीफ जो होते हैं रोज के होते हैं। तो बहुत सारे वेराइटीज आप देख सकते हैं और उसको हम मॉर्फोलॉजिकली ही देख सकते हैं, अपने आंखों से ही देख सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं इसमें और इसमें कुछ तो अंतर है। ये दोनों आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे आप ये दोनों प्लांट, तो इसमें आप ये तो जरूर बता सकते हैं कि इसमें ये दोनों प्लांट है, दोनों फ्लावर का प्लांट है, लेकिन कोई मूर्ख भी बैठ के बता सकता है कि ये दोनों सेम तो नहीं है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कैरेक्टर को डिफाइन हम किस तरीके से कर रहे हैं, अपने सेंस से कर रहे हैं। और इस सेंस की थ्योरी जो बनी तो उसी को क्या कहा गया, फाइलोजेनी। जब हम जानते गए अपने हिस्ट्री में जाते गए और जान के डिस्क्रिप्शन को लिखते गए तो उसी को तो फाइलोजेनी कहा जाता है, उसी को तो इवोल्यूशन कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लिए, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक धोखा वाला कैरेक्टर होता है। आप किसी को देख के नहीं समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या उसमें पोटेंशियल हो सकता है, क्या उसमें कुछ क्वालिटी हो सकती है जिसको कि आप गेन कर सकें, उसको आप कैच कर सकें। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हटाते हुए उन्होंने क्या जोड़ा, एनाटॉमिकल कैरेक्टर जोड़ा। एनाटॉमिकल कैरेक्टर से भी बात नहीं बनी, तब उनको कहाँ जाना पड़ा, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर में जाना पड़ा। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर से भी बात नहीं बनी, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर से भी बहुत कुछ की सिमिलैरिटी नहीं मिली, फिर भी क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आने लगा। तब हमें कहाँ जाना पड़ा, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर में हमें जाना पड़ा, फिर फिजियोलॉजी इसकी देखनी पड़ी, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर देखना पड़ा। उसके बाद भी अगर नहीं हम क्लासिफिकेशन को एक अच्छे तरीके से क्लासिफाइड नहीं कर पाए, तब हम क्या देखेंगे, तब हम उसको डीएनए के बेसिस पे लेके चले जाएंगे। और डीएनए की सिमिलैरिटी इतनी होती है, 99.9 सिमिलर डीएनए होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आप फिर वहां तक जब आप चले जाते हैं तो आपके पास वेरिएशन कम हो जाएंगे। तब जब वेरिएशन वहां पे कम होगा तो आप क्या कह सकते हैं कि जब वहां वेरिएशन कम हो रहा है तो डिसिमिलैरिटी कम आएगी, और डिसिमिलैरिटी जहां कम तो वहां सिमिलैरिटी ज्यादा, और सिमिलैरिटी जहां ज्यादा तो वहां पे ग्रुपिंग क्या करना आसान हो जाएगा। और ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को ही तो क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज रिपोर्टेड इन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न हिमालय में जो है साइलेंट वैली नीलगिरी में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। डाइवर्सिटी होता क्या है, तो अगर किसी भी हैबिटेट को ले लीजिए, जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये सारे एक जगह पे रह रहे हैं और यहाँ पे रहने के लिए इनको क्या है, आदत लग चुकी है। तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो गया ये। और इस हैबिटेट में जो रह रहे हैं लोग, इनके क्लाइमेटिक टेम्परेचर और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि इनमें डाइवर्सिटी कितना होगा। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड रिपोर्टेड इन ब्राजील अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ब्राजील में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी हो रहा है, मैक्सिमम वहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स मिल रहे हैं जिनके कैरेक्टर बहुत ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अलग हैं, वेरिएशन ऑफ प्लांट ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे और रेन पे। आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है फर्स्ट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी भी एक कहानी है, मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। और ये जो इंडिया है, यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और अंडमान निकोबार में। इसी तरीके से सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो कहाँ होता है, कोरल रीफ में। 8 क्वेश्चन है ये सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय तो इतना बार आया है, पहले जब बीसीसी होता था बिहार बोर्ड के थ्रू जो मेडिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम होती थी, उसमें वेस्टर्न घाट ईस्टर्न हिमालय तो आता ही आता था, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन था। अब आगे यहाँ पे साइलेंट वैली ऑफ नीलगिरी, ये भी 8 क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड रिपोर्टेड इन ब्राजील अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये भी 8 क्वेश्चन है। उसी तरीके से फर्स्ट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होता कैसे है, मैं अभी आगे आपको बताती हूँ।
ये होगा कहाँ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इंडिया में कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और अंडमान निकोबार में। सारे आस्क्ड क्वेश्चन है। कोरल रीफ कहते किसको हैं? जो रॉक्स बन जाता है, रॉक्स का बड़ा बड़ा पहाड़ बन जाता है। कहाँ? समुंदर के अंदर। ये समुंदर है आपका, ये ओशियन है और ओशियन के अंदर बड़ा बड़ा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक्स बना हुआ है उसके भीतर, ओशियन के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ्स। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। आपको टैक्सोनॉमी में क्या देखने को मिलता है? तो अब हमने कहा कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, मान लो कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसके कैरेक्टर से अगर इसको आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, अगर हमें ये हुनर है कि इसके कैरेक्टर से इसको आइडेंटिफाई करके इसका कोई एक कैरेक्टर के बेसिस पे नाम रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। आगे जो है हम एक दो चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बनाते कैसे हैं, बना कैसे था, और दूसरा क्या? कोरल रीफ बना कैसे था, किस तरीके से फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी हुई थी और किस तरीके से सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जो आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाला है वो नॉमेनक्लेचर का मिलेगा। नॉमेनक्लेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल नीट में, और अगर आप +2 की भी बात करें तो उसमें फाउंडेशन में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो डाइवर्सिटी का टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक एक जनरल बायोलॉजी में आता है और ये आपको हर जगह काम देगा। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बेसिक चीज़ों को उठाया है, छोटी छोटी चीज़ों को उठाया है, जिसमें कि कहीं भी क्लू में आपको प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को आप ख़त्म करके और मोर टू मोर क्वेश्चंस बनाएं। मैं एक काम भी आज आपको दे के जा रही हूँ। अभी आप मेरे जो भी बच्चे हैं वो कलम कागज लेके ही वीडियो लेक्चर देखिएगा। और दूसरा आपको काम है कि नॉमेनक्लेचर से पहले तक आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है नेट के थ्रू कुछ भी, और वो बुक्स जो है उससे 50 क्वेश्चंस जो है, होमवर्क है ये मेरा, 50 क्वेश्चंस जो है वो आप ऑब्जेक्टिव ये आप करके लाइएगा। और जुपिटर एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके लिए भी ये होमवर्क है कि 50 क्वेश्चंस आप करिएगा और जो हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, जो हमारे व्हाट्सएप है, उसमें आप क्वेश्चन शेयर कीजिएगा कि मैंने इतने इतने क्वेश्चंस किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।